वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, मगर आज ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल है यूएस के प्रेसिडेंट से कि सर, अगर आपको 2025 का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो क्या आप किसी भी कंट्री में वायलेंस करवा दोगे या आप किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा दोगे? इतनी नफरत, मगर क्यों? चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपको वेनेजुएला के बारे में पता चलेगा, वहाँ की सरकार के बारे में, अपोजिशन के बारे में और वहाँ की इकोनॉमी के बारे में और बहुत कुछ। तो उस वीडियो को जरूर देखेगा तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB। चलिए आज शुरुआत करते हैं शुरू से। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सैटरडे की सुबह जब कैकस के लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज उनका देश हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाला है। कैपिटल कैरकस यानी कि वेनेजुएला की कैपिटल कैरकस के ऊपर फाइटर जेट्स दिखाई दिए, हमें नजर आए, जैसे आपको विजुअल्स में भी नजर आ रहे होंगे। मिलिट्री बेसेस और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर यूएस स्पेशल फोर्स एंटर कर चुकी थी और कुछ ही घंटों में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने सीधा यूएस नेवी के वॉरशिप यानी कि USS IWO जिमा, अभी होता क्या है पहले ये समझते हैं। USS IWO जिमा अमेरिका की नेवी का बहुत बड़ा वॉरशिप है, यानी कि ये नॉर्मल शिप नहीं होता, ये फ्लोटिंग मिलिट्री बेस होता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इसके अंदर सोल्जर्स, वेपन्स और जेल टाइप सिक्योर रूम होता है। यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन प्लान और कंट्रोल किया जाता है। यहाँ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले जाया गया। तो इस ऑपरेशन के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये अनाउंस किया कि अमेरिका वेनेजुएला को रैम करेगा और उसकी ऑयल रिजर्व्स मैनेज करेगा। यानी कि ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, ये एक देश के कंट्रोल का अनाउंसमेंट था। सोचिए, जब एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किसी फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू अरेस्ट किया जाता है और एक पूरा देश एक ही दिन में अपनी सोवियत पावर खो देता है, तो ये सिर्फ एक वेनेजुएला का क्राइसिस नहीं रहता, ये ग्लोबल डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए एक वार्निंग है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अपने देश को एक डेमोक्रेसी के रूप में नहीं चलाते थे, वो इस देश को अब डिक्टेटरशिप के रूप में चलाते थे। वहाँ की करेंसी की जो सिचुएशन थी वो बेकार हो चुकी थी, वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुके थे। ये अपने ऑयल को वैसे ही एक्सपोर्ट करते थे जैसे कि ईरान करता है, सेकेंडरी रूट से। ये ईरान को भी फंड किया करते थे। चाइना ने पिछले 10 सालों में 60 से 70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी वेनेजुएला में, और वहाँ कई सारे रेल रूट्स बनाए हैं और न जाने कई सारी चीजें बनवाई है। वेनेजुएला जब अपने ऑयल का एक्सपोर्ट करता है तो चाइना कभी उसको पे नहीं करता। क्यों? क्योंकि चाइना ने वेनेजुएला को एक डेट ट्रैप में फंसाया है और इसी वजह से यूएसए को दिक्कत होती है। मगर अमेरिका का कहना क्या है जानते हैं? वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका था, ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन का हब बन गया था। यूएस का क्लेम ये है कि ये ऑपरेशन डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए था, लेकिन देखें तो डेमोक्रेसी सिर्फ डिक्टेटर हटाने से नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का डिसीजन, यानी कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। और जब लोगों का प्रेसिडेंट फॉरेन आर्मी के थ्रू पकड़ा जाए तो सवाल उठते हैं, वेनेजुएला के लोगों का वोट कहाँ गया? क्या वो अपनी कंट्री में ही सेफ हैं या नहीं? और यहाँ से शुरू होता है इस पूरे क्राइसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री नहीं रहा है, वो एक कंट्रोल जोन बन चुका है। कैरकस के मिलिट्री बेसेस, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर यूएस फोर्सेस की प्रेजेंस बढ़ चुकी है। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन लगाया जा चुका है और कई जगहों पे लोकल ऑफिशियल को रिप्लेस किया जा रहा है। इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यू और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स शहरों में आम हो चुका है और वेनेजुएला के रूलर या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्लैशेस में कॉमन लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। वही हर मुद्दे की कहानी, सेम प्रोसेस, सेम टूल बॉक्स। दुनिया भर में इस ऑपरेशन को लेकर के रिएक्शंस भी कई सारे आ रहे हैं। रशिया, चाइना और लैटिन अमेरिका कंट्रीज ने इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया है।
इंडिया ने भी ये क्लियरली कहा है कि वी सपोर्ट सोवियनिटी एंड द इंटरनेशनल लॉ। आज वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री का क्राइसिस नहीं है, ये एक एग्जाम्पल बन चुका है कि अगर पावर पॉलिटिक्स के कंट्रोल में ना रहे या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग ना रहे तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड बन करके रह जाती है। अब बात करते हैं उन रीजंस की जो इस पूरी क्राइसिस के सेंटर में। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है, यानी कि साउथ अरेबिया से भी ज्यादा। और जब किसी कंट्री के पास ऑयल होता है तो वो सिर्फ एक नेशन नहीं होता, वो एक ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा बन चुका होता है। अमेरिका के लिए वेनेजुएला का ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं है, स्ट्रैटेजी है, कंट्रोल है, पावर का सिंबल का। इसीलिए ये ऑपरेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का मास्टर मूव है। इस क्राइसिस के बाद दुनिया क्लियरली दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक साइड वो कंट्रीज हैं जो इस एक्शन को डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए कह रही है, और वहीं दूसरी तरफ वो कंट्रीज है जो इन्वेजन कह रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हुआ था, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ गया। आज एक बार वही सिचुएशन शुरू हो चुकी। आज वेनेजुएला है, कल कोई और कंट्री हो सकता है। अगर आज सवाल नहीं पूछा तो कल जवाब देने का मौका भी शायद नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब होता है अपनी आवाज, अपने डिसीजन और अपनी सोवेनिटी। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ वेनेजुएला का इशू नहीं बल्कि पूरे दुनिया के फ्यूचर का सवाल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा और फॉलो कीजिए FBB को, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं बताई जाती, समझाई जाती। तो इसीलिए दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FBB। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल FBB।